अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हुआ हूँ। उस नए चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बायोलॉजी में वो चैप्टर है जिससे काफ़ी स्टूडेंट दूर भागते हैं, डरते हैं, क्योंकि ये उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन भाई ये मुश्किल है नहीं। जब आप उसको आसान तरीके से पढ़ोगे तो इससे आसान कुछ है भी नहीं, बहुत ईजी है। और ये जो आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस के चैप्टर में, ये दरअसल ये जो है हम इसको जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़ भी कहते हैं। अगर आपने मैंडेला को समझना है या फिर अगर आपने जेनेटिक्स की जो लाज है अगर आपने वो समझने हैं या फिर अगर आपने एमसीक्यूज़ जेनेटिक्स के तैयार करने हैं तो आज का और आने वाला लेक्चर जो है या फिर उससे भी आने वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़ासकर लाज को समझने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर का डिमांड ज़्यादा था। ख़ासकर मेरा एक प्यारा स्टूडेंट जो है महराज बलोच और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इस चैप्टर का डिमांड ज़्यादा था, ख़ासकर एग्ज़ाम से पहले। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और बहुत ईजी तरीके से। इनहेरिटेंस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा तारीख़ बताता हूँ इस चैप्टर का। अच्छा, सैकड़ों साल पहले हुआ क्या था? सैकड़ों साल पहले रिसर्चर और जितने भी साइंसदान थे या फिर जितने साइंटिस्ट थे वो एक कन्फ्यूजन का शिकार थे। कन्फ्यूजन ये था कि भाई ट्रीज़ के बच्चे जो है दरख्त के बच्चे दरख्त की तरह नज़र आते हैं या फिर जो एनिमल के बच्चे हैं वो फिर अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं। अब अगर ट्रीज़ के केस में देखो तो एप्पल के ट्री के बच्चे फिर एप्पल की तरह नज़र आते हैं, आम के बच्चे आम की तरह नज़र आते हैं, सनफ्लावर के बच्चे दरख्त के बच्चे फिर सनफ्लावर की तरह, लेमू दरख्त के बच्चे फिर जो है लेमू की तरह नज़र आते हैं। अगर एनिमल के केस में देखो तो एनिमल के केस में अगर देखें तो मछलियों के जो फिशेस हैं उनके बच्चे फिर फिशेस की तरह नज़र आते हैं। इसी तरह शेर के बच्चे शेर की तरह नज़र आते हैं। परिंदों के बच्चे जो है फिर वो अपने पेरेंट की तरह परिंदों की तरह नज़र आते हैं। इंसान के बच्चे इंसान की तरह, गाय के बच्चे गाय की तरह, शेर के बच्चे शेर की तरह नज़र आते हैं। सवाल ये पैदा हो रहा था कि क्यों शेर का बच्चा जो है वो फिर गाय की तरह क्यों नज़र नहीं आता, मिसाल के तौर पर, या फिर जो गाय का बच्चा है वो शेर की बच्चे की तरह क्यों नज़र नहीं आता? इसके पीछे रीज़न क्या है? ऐसा क्या है, क्यों ऐसा होता है? बाद में रिसर्च करने से ये पता चला कि जो इनके पीछे जो हाथ है वो जो है वो ऐसे फैक्टर्स जानदारों के अंदर पाए जाते हैं, ये फैक्टर वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाते, इसीलिए जो बच्चे होते हैं वो वालिदैन की तरह नज़र आते हैं। अब ऐसे चीज़ें थे जो वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल हो जाते, इसीलिए बच्चे जो है वो वालिदैन की तरह नज़र आते हैं। तो उनको सबसे पहले खासकर जो मेंडल था उसने भी नाम दिया था फैक्टर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स पाए जाते हैं, इसीलिए जो है वालिदैन जो है वो फिर जो बच्चे जो है वो फिर वालिदैन की तरह नज़र आते हैं, पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं। तो चलिए ज़रा इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का इनहेरिटेंस नाम है। मैट्रिक एफेसिव दोनों के लिए ये इक्वल है, ठीक है, दोनों के लिए, और दोनों ही कन्फ्यूजन का शिकार है। तो चलिए ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस डिस्कस करते हैं। इनहेरिटेंस हम कहते हैं विरासत। आम अल्फाज में विरासत को हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो आपको वालिदैन से मिले, पेरेंट्स से मिले, इसको हम विरासत कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जेनेटिक्स के केस में हम लोग क्या देखते हैं? जेनेटिक्स के केस में ये है कि खसूसियात का, करेक्टर का या फिर ट्रेट का, ट्रेट दरअसल एक बायोलॉजिकल टर्म है और करेक्टर एक आम खास इंग्लिश का वर्ड है। खसूसियात का वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। चले ज़रा ये देखते हैं। यहाँ पे करेक्टर का वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाना, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। फर्ज करिए आपके पास एक पेरेंट है और ये आपके पास क्या, ये एक ऑफस्प्रिंग है। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, पेरेंट मतलब वालिदैन। वालिदैन से खसूसियात का बच्चों में चले जाना, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ये आपके पास एक और पेरेंट है, प्लांट का पेरेंट है, ठीक है, प्लांट पौधों का पेरेंट है। तो ये आपके पास पेरेंट है और ये आपके पास ऑफस्प्रिंग है, बच्चे। खसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, इसको हम अगेन इनहेरिटेंस कहते हैं। तो चलिए ज़रा सबसे पहले प्लांट के केस में देखते हैं कि करेक्टर क्या है। प्लांट के आपको सीड नज़र आएंगे, सीड मतलब बीज आपको नज़र आएंगे। तो बीज एक करेक्टर है जो कि वालिदैन से बच्चों में वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र इसने होना है।
आपको पत्तों का शेप, पत्ते, स्टेम, रूट्स, फ्लावर, जो फ्रूट्स होते हैं या फिर जो वेजिटेबल्स होते हैं, ये करेक्टर ही है जो कि वालिदैन से बच्चों में इसने ट्रांसफ़र होना है, मुंतकिल होना है। इसके साथ साथ एनिमल के केस में अगर देखो, मेरे जो 2 हाथ नज़र आ रहे हैं, ये कहाँ से आया हुआ है? ये पेरेंट्स से आया हुआ है। मेरे 2 हाथ, नाक, आंखें, बाल, दांत, ये सारे क्या है? ये सारे ही करेक्टर है। ये करेक्टर, ये खसूसियात मुझे मिले हैं अपने वालिदैन से, मुझे मिले हैं अपने पेरेंट्स से, मुझे मिले हैं। तो खसूसियात का वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाना, इसको हम दरअसल इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। अब चलो ठीक है, यहाँ तो हमारा इनहेरिटेंस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद दरअसल जीन की तरफ आते हैं। जीन को हम कहते हैं कि जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन जो है वो इनहेरिटेंस का एक यूनिट है। हर चीज़ का यूनिट होता है। ब्रेन का यूनिट देखो तो न्यूरॉन है, किडनी का यूनिट देखो तो नेफ्रॉन है, हमारी जंदारों का यूनिट देखो तो सेल है। तो हर चीज़ का यूनिट होता है। इसीलिए जो इनहेरिटेंस का जो यूनिट है वो फिर क्या है? वो जीन होता है। जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो जीन होता है, जीन दरअसल डीएनए का एक हिस्सा होता है या डीएनए का कोई सेगमेंट, कोई टुकड़ा होता है, ठीक है। और जो जीन है, जीन के पास बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होता है। जीन के पास क्या होता है? जीन के पास दरअसल बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होता है। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होता है किसके पास? जीन के पास होता है। यहाँ पर भी चलो मैंने बताया हुआ है, ये है आपके पास बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होता है जीन के पास। अब सवाल ये है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है? बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होता है जो लाइफ से रिलेटेड होता है। लाइफ से रिलेटेड से क्या मुराद है? मेरी आंखों का कलर या जानदार में आंखों का कलर क्या है? ये दरअसल बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। बालों का स्टाइल क्या है? बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। मेरा जो हाइट है ये एक बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। दांत, जुबान, नाक, कान, ये सारे बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। तो जीन के पास वो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस होते हैं। दरख्तों के केस में देखें तो दरख्तों के केस में सेम इसी तरह सीड होता है, प्लांट का हाइट होता है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। इसी तरह उसका सीड का शेप होगा, इसी तरह फ्लावर का कलर होगा। तो वेजिटेबल्स के जो कलर होते हैं, वेजिटेबल्स के जो शेप होते हैं, ये सारे बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होता है। और ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन किसके पास होगा? वो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जीन की शक्ल में होगा। ये बात आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे पहले जो काफ़ी अरसा पहले जीन को फैक्टर कहते थे। तो सबसे पहले जैसे मेंडल के केस में, या फिर मेंडल से भी पहले जो थे, वो जीन टर्म नहीं था। जीन को सबसे पहले लोग फैक्टर कहते थे। जीन तो अभी लोग इनको जीन कहते हैं। खैर, तो हमने कहा था जीन के पास बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होता है। अब जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होगा, या तो ये जानदारों के अंदर स्टोर होगा, स्टोर मतलब उसके पास स्टोर होगा, जमा होगा, ठीक है। या तो फिर ये जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, या तो फिर ये जानदारों में कैरी हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो चले ज़रा दोनों केसेस देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको कैरी के बारे में बताता हूँ। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कैरी कैसे होता है, ट्रांसफर कैसे होता है? जब भी कोई जानदार, कोई पेरेंट, जब भी वो ऑफस्प्रिंग देने लगे, बच्चे देने लगे, जब वो बच्चे पैदा करेंगे, ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे, तो उस कंडीशन में जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो कैरी हो जाता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। किस केस में? जब भी कोई पेरेंट जब बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे के केस में वो जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो कैरी हो जाता है। जब वो कैरी हो जाता है तो वो उस दौरान खुद को जाहिर भी करने लगता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर कब होगा? स्टोर तब होगा जब बच्चे पैदा नहीं होंगे। नॉर्मल केस में जब बच्चे पैदा नहीं होंगे तो उस दौरान जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फर्ज करें मैं जो मेरे पेरेंट्स कौन है? मेरे पेरेंट्स तो होंगे ना, हर किसी के तो पेरेंट्स होते हैं। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे वालिदैन की जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन था
उनकी तरफ से मुझे हाथ मिले हैं, उंगलियां मिले हैं, मुकम्मल बॉडी शेप मिला है जिसमें आंखें, कान, नाक, मसल्स, हड्डियाँ, ये सब कुछ आ जाते हैं। ये मुझे वालिदैन से मिले हैं। कब मिले हैं? जब उनके बच्चे पैदा हुए, मतलब मैं पैदा हुआ, तो फिर ये कैरी हुआ, ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कैरी हुआ, जीन की शक्ल में कैरी हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन अगर आप मेरे केस में देखो, मैं इस दौरान जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो मुझ में भी स्टोर है। मतलब मुझ में स्टोर ये है कि अब मेरे बच्चे पैदा नहीं हो रहे फिलहाल। अगर बच्चे पैदा हो जाएंगे, बच्चे आएंगे, तो ये तब जाके फिर स्टोर होगा, फिर जो है कैरी हो जाएगा। बच्चे से पहले स्टोर होते बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उसके बाद जो है बाद में जब बच्चे पैदा होंगे तो बच्चों की शक्ल में ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कैरी हो जाएगा और ख़ुद को शो करेगा, ख़ुद को एक्सप्रेस करेगा। चलो ये बात भी तकरीबन क्लियर होगी। अब सवाल ये आ रहा है कि जो जीन है वो होते किधर हैं? जीन ये तो डीएनए का कोई सेगमेंट होता है, ये डीएनए का कोई टुकड़ा होता है, कोई पार्ट होता है। ये देखें, ये आपको दरअसल अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये आपके पास एक प्लांट है, ये आपके पास क्या है? एक प्लांट है। प्लांट में सैकड़ों सेल होते हैं, अरबों करोड़ों सेल होते हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। हमने क्या किया? एक सेल निकाला प्लांट का और वो आपको दरअसल इस तरह शो किया हुआ है। प्लांट के सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमेटिन मटेरियल मिलेंगे, उस क्रोमेटिन मटेरियल में आपको डीएनए और क्रोमोसोम मिलेगा। अब ज़रा समझो, एक पतला सा धागा है, उस पतले धागे को हम डीएनए कहते हैं। जब डीएनए कंडेंस हो जाते हैं या फिर डीएनए जो है आपस में लिपटे हो जाते हैं, तो अगर डीएनए एक दूसरे के साथ लिपटे हो जाते हैं, लिपट जाते हैं, तो ये एक कंडेंस शक्ल बना लेता है, और वो जो कंडेंस शक्ल ये ग्रीन, ये क्रोमोसोम बना लेता है। तो जब भी डीएनए कंडेंस हो जाते हैं तो वो क्रोमोसोम बना लेते हैं। लेकिन हमने कहा ये है कि जो डीएनए है, डीएनए के टुकड़ा, सेगमेंट, या फिर डीएनए जो है वो उसका कोई भी हिस्सा, उसको हम जीन कहते हैं। तो जीन दरअसल डीएनए का कोई टुकड़ा होता है या कोई पार्ट होता है। अब फर्ज करें ये जीन है जो कि डीएनए का कोई सेगमेंट होता है। ये जीन का काम क्या होगा? एक और बात में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। दरअसल इसका काम होगा प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन प्रिपेयर करेगा, प्रोटीन बनाएगा जंद। अब ये जो प्रोटीन बनेगा, जो जीन की वजह से जो प्रोटीन बना है, ये प्रोटीन आपके लिए मसल्स बनाना, आपके लिए बाल बनाना, आपके लिए एंजाइम्स बनाना, आपके लिए जो है एंटीबॉडीज़ बनाना, आपकी जिस्म में कई एरिया में जाके चीज़ें बनाएंगे। तो प्रोटीन जो है आपके जिस्म में कई चीज़ें जाके बनाएंगे। खैर, दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो जीन्स है, अगर ओवरऑल देखा जाए क्रोमोसोम की केस में, तो जीन जो है वो क्रोमोसोम पर भी पाए जाते हैं। तो दरअसल क्रोमोसोम, आपको खुद भी पता है कि क्रोमोसोम दरअसल डीएनए से बना हुआ है। अब यहाँ पर तकरीबन हमारे ये बातें भी चलो क्लियर ही हो गए। उसके बाद अलील की तरफ आते हैं। अलील क्या है? अलील को हम कहते हैं कि एक जीन के मुख्तलिफ शक्लों को हम अलील कहते हैं, या फिर एक जीन के कई शक्ल को हम अलील कहते हैं जिसके खुसूसियात एक जैसे हों। अब आपको समझ नहीं आया, मैं आपको इस डायग्राम से फर्ज करें, हमने कहा कि ये कोई जीन है और वो जो जीन है वो हाइट वाला जीन है। कौन सा वाला जीन है? हाइट वाला जीन है। हाइट वाले जीन में देखो तो हाइट के दो किस्म के जीन पाए जाते हैं। उनमें से जो कुछ जीन होंगे वो ठाल होंगे। हाइट के जो कुछ जीन है वो क्या होंगे? ठाल, मतलब कुछ जीन लंबे कद वाले होंगे। हाइट वाले में कुछ जीन जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट से मुराद छोटे कद वाले जीन हैं। ये दोनों जो जीन हैं, ये दोनों जीन एक ही जीन का हिस्सा है, एक ही जीन की किस्में हैं, एक ही जीन की शक्लें हैं। एक जीन के आपको दो शक्लें नजर आ रहे हैं, दो फॉर्म्स आपको नजर आए, एक टॉल फॉर्म है और एक शॉर्ट फॉर्म है। हम इसको अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स भी कहते हैं। जब ये दो जीन्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो ये बनाता है अलील बनाएगा। ये क्या बनाएगा? अलील। तो दो जीन के मुख्तलिफ शक्लें
या फिर दो जीन के कई शक्लें को हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। तो ये आपके पास अलील है, जो दो जीन के आपको कई शक्ल आपको मिलेंगे, कई फॉर्म्स आपको मिलेंगे, हम इसको अलील का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं लोकस। लोकस क्या है? हर किसी का कोई अपना घर होता है, हर इंसान का अपना अपना घर होता है, ठीक है। इसी तरह जीन का भी अपना कोई घर होगा, अपना कोई एरिया होगा, अपना कोई रीजन होगा। तो जिस एरिया पर, जिस पोजीशन पर जीन रहता है, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं। फर्ज करें ये आपके पास एक क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम के इस वाले एरिया में कोई जीन यहां पे रहता है, इस एरिया को हम लोकस कहते हैं। तो लोकस वो एरिया, वो पोजीशन जिस पर जीन स्टे करता हो, जहां पे जीन रहता हो, उस एरिया को हम कहते हैं लोकस। फर्ज करें ये वाला जो जीन है, ये स्किन का जीन है। ये कौन सा जीन है? स्किन कलर, स्किन का कलर आपको देता है, ठीक है। तो ये वो वाला जीन है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है। होमोलोगस क्रोमोसोम को हम कहते हैं कि दो क्रोमोसोम का एक जोड़ा, कोई एक जोड़ा है, उस जोड़े में दो क्रोमोसोम रहते हैं। अगर आप शूज देखें तो शूज एक जोड़ा है, कितने शूज होते हैं? दो इसमें शूज होते हैं। इसी तरह क्रोमोसोम का जोड़ा जिसमें दो क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो दो क्रोमोसोम आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, तो उसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा वो शेप के लिहाज से भी एक जैसा होगा, आइडेंटिकल होगा, साइज़ के लिहाज से भी क्या होगा, ये देखिए इन दोनों का साइज़ क्या है, साइज़ भी एक जैसा है, शेप भी एक जैसा है। ये जो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेर है, ये भी क्या है, ये भी एक जैसा है। तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेर, शेप, साइज, अगर दो क्रोमोसोम का एक जैसा हो, उन दोनों क्रोमोसोम को मिला के हम इसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम की केस में अगर देखें तो होमोलोगस क्रोमोसोम की केस में अगर आप देख ले तो आपके पास कोई जानदार है ह्यूमन। अगर इंसानों के केस में देखें तो इंसानों के केस में आपको तकरीबन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे। 23 उनके जोड़े होते हैं, लेकिन जो टोटल क्रोमोसोम होंगे 23 का, अगर आप टोटल क्रोमोसोम निकालें तो 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। इसी तरह फ्रॉग के केस में देखो तो मेंढक के केस में देखो तो फ्रॉग के केस में आपको टोटल जो है वो है 13 पेयर्स आपको मिलेंगे। तो क्रोमोसोम के अगर आप फ्रॉग का कोई एक सेल उठाओ तो उस सेल के अंदर आपको 13 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आपको मिलेंगे, लेकिन उस सेल के अंदर जो टोटल क्रोमोसोम की तादाद होगी वो 26 होगा। इसी तरह हॉर्स के केस में देखें तो हॉर्स के केस में 64 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कितने होंगे, जोड़े कितने होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स, तो वो 64 का अगर आप निकालो तो 32 हो जाते हैं, 32 पेयर्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो जोड़े होते हैं वो हर जानदार में मुख्तलिफ होते हैं वो जोड़े, और हर जानदार की जो है टोटल जोड़े जो है मुख्तलिफ होते हैं। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके जोड़े तकरीबन आपको मुख्तलिफ आपको नज़र आएंगे। अब ये बात तो चलो क्लियर होगी, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगा। डिटेल क्या है चलो ज़रा समझो, ये बेसिक इनको समझना ज़रूरी है। फर्ज करें आपके पास दो पेरेंट हैं, एक है मेल पेरेंट और एक है फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट के साथ भी फर्ज करें इसके साथ भी एक सेल है और इसके साथ भी एक सेल है। जब ये दो सेल आपस में मिल जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो ये एक नया सेल बना लेता है और इस सेल को हम कहते हैं जाइगोट। तो ये दो किस्म के सेल। अब इस केस में क्या होगा, ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि इस जो सेल मेल से आ रहा है उस मेल के सेल में भी न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम्स है। इस फीमेल
पेरेंट्स से भी एक सेल आ रहा है, इस फीमेल पेरेंट सेल के अंदर भी एक क्रोमोसोम होगा, न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनके पास भी 23, इंसान के केस में, ह्यूमन के केस में इसके पास भी 23 क्रोमोसोम और इसके पास भी 23 क्रोमोसोम। जब ये क्रोमोसोम जब ये सेल्स आएंगे तो जाहिर सी बात है इस सेल्स के साथ साथ क्रोमोसोम भी आएंगे। जब क्रोमोसोम आएंगे तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम इधर आएंगे तो उनकी टोटल तादाद कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी। तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम आ चुके हैं। लेकिन ये बात याद रखना है कि एक क्रोमोसोम मेल की तरफ से आ रहा है और एक क्रोमोसोम फीमेल की तरफ से आ रहा है। तो आपको आप एक बात ज़रूर समझ गए होंगे कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें जो एक क्रोमोसोम होता है वो मेल पेरेंट से आया हुआ है और एक जो दूसरा जो क्रोमोसोम है वो जो है फिर फीमेल पेरेंट से आया हुआ है। तो क्रोमोसोम दरअसल ऐसे आते हैं, ठीक है, वहाँ पे। अब इसके बाद एक और बात भी लाजमी है, हमने पढ़ा था अलील। देखिए होता यह है कि जो अलील का जो पोजीशंस होता है, जो अलील होते हैं वो भी होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन पर पाए जाते हैं। अलील होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन पर पाए जाते हैं। फर्ज करें ये स्किन का, मैंने बताया कि ये स्किन कलर का जीन है, लेकिन जो होमोलोगस का जो दूसरा क्रोमोसोम है उसका भी पोजीशन सेम एरिया पर होना चाहिए। तो ये दोनों जो है स्किन के कलर है। अब ये एक अलग बात है कि ये वाला जो स्किन का जो कलर है वो ब्लैक होगा और वो वाइट होगा या फिर गंदमी कलर होगा। तो ये दोनों होंगे तो स्किन के कलर। या फर्ज करें ये आपके पास टॉप पर एक जीन और इस टॉप पर दूसरा जीन, दोनों जो है हाइट वाले जीन होंगे। एक जो है टॉल वाला है, लंबे कद वाला जीन, और एक जो है शॉर्ट वाले हैं। तो अब जो जीन्स होते हैं ये भी एक मेल से है और एक फीमेल, दोनों को हमने अलील का नाम दिया था। तो ऐसे इसको भी हम क्या कहते हैं, अलील। तो इसी तरह अलील भी जो है उनका भी जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन पर पाए जाते हैं, सेम उनकी जगह होते हैं। जैसे इन दोनों का जगह सेम होता है और उन दोनों का जगह भी क्या होता है, सेम होता है। जैसे होमोलोगस का क्रोमोसोम का शेप, पोजीशन और साइज एक जैसा था, इसी तरह अलील का भी यही सीन है होमोलोगस क्रोमोसोम पर। होमोलोगस क्रोमोसोम उम्मीद है आपको समझ आया होगा। उसके बाद जीनोम की तरफ जाते हैं। जीनोम क्या है? जीनोम हम उसको कहते हैं कि एक सेल के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसको हम जीनोम कहते हैं। या फिर आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि कोई भी एक सेल है, उस सेल के अंदर टोटल जीन्स की तादाद या फिर एक जानदार में टोटल जीन के नंबर को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। एक सेल के अंदर या एक जानदार के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि जो ह्यूमन का जो सेल है उसके एक सेल के अंदर 20,000 के आसपास जीन्स पाए जाते हैं। तो इसी तरह हर जानदार के पास जो है अलग अलग जीन की तादाद होती है उनके सेल में। इसके बाद आपके पास कैरियोटाइप कहते हैं कि एक सेल या फिर एक पूरे जानदार के अंदर क्रोमोसोम की तादाद को हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप कहते हैं। हर जानदार में क्रोमोसोम की तादाद मुख्तलिफ होती हैं। जैसे ह्यूमन के केस में 46 और फ्रॉग के केस में 23 और जो हॉर्स के केस में आपको 64। तो जोड़े भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हम आज का हमारा टॉपिक। अच्छा, आज के टॉपिक में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स हम सिंपली अगर अल्फाज में लेके तो जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ जीन्स। आप जीन्स के बारे में पढ़ते हो तो हम इसको जेनेटिक्स कहते हैं। या अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं कि जीन्स के बारे में पढ़ना और रोल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना कि कैसे खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाते हैं, तो हम उसको जेनेटिक्स का नाम दे देते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर में फिर मज़ीद बातें होगी। इसका जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 भी इंशाल्लाह आ रहा है।